Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 1st July 2024. And first of all, we are talking about the markets, and they want to see the elephant dance. तो की मॉनिटरिंग यहाँ पे दी गई है रिगार्डिंग दी HDFC बैंक. HDFC बैंक जिनको टैग मिला है ऑफ बीइंग द कंट्रीज लार्जेस्ट बॉन्ड सेलर. सो रेटिंग्स है यहाँ पे कासा रेशियो जो कि हमने देखा है कि डिक्रीज हुआ है कुछ हद तक. CD रेशियो, देन ऑल्सो GNPA, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, एंड ऑल्सो डिपॉजिट रेशियो. तो जो कासा है दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट. एंड रिसेंटली देखा है कि इंडियन बैंक्स जो है वो ज्यादा फोकस कासा के ऊपर कर रहे हैं इंक्रीज करने के लिए कासा रेशियो को, ताकि हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा कासा रेशियो होगा वो इंडिकेट करता है कि जो ओवरऑल फंड का कॉस्ट है वो उतना ही चीपर होगा फॉर दी बैंक्स, जिसकी वजह से जो निम्स होता है दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स वो भी उतना ही ज्यादा होता जाएगा, जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं कॉम्पिटिटिव लोन रेट्स और भी ज्यादा लेवल पे ऑपरेट कर पाएंगे एंड बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट के साइकिल को इम्प्रूव करेगा. वैसे ही LDR दैट इज लोन टू डिपॉजिट रेशियो, ये मेजर करता है एक किसी भी बैंक की लिक्विडिटी को बाय कंपेयरिंग इट्स टोटल लोन्स टू द टोटल डिपॉजिट्स. सो ये इंडिकेट करता है कि कोई भी बैंक जो है उसके जो कितने डिपॉजिट्स हैं जिनको यूज किया जा रहा है फॉर लेंडिंग. रिसेंटली अगर देखते हैं तो 75 से 80% के आसपास LDR मेंटेन रहता है. RBI जो है वो गाइडलाइन सेट करते हैं इसके लिए, ताकि इंश्योर्स जो है वो ओवर लेवरेज ना करे. इसके अलावा यहाँ पे जैसे दिया भी हुआ है कि पॉजिटिव साइड पे देखा गया है GNPA को, दैट इज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. सो इंडिया का जो GNPA रेशियो है वो 11.2% के आसपास पीक कर रहा है एंड ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है ड्यू टू वेरियस मेजर्स जो कि गवर्नमेंट एंड RBI लेते जा रहे हैं. अगर हाई GNPA रेशियो है तो वो इंडिकेट करता है कि जो पुअर एसेट क्वालिटी है वो बढ़ रही है एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू लोअर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द बैंक्स. तो बैंक की बेसिकली जो एबिलिटी होती है लेंड करने की क्रेडिट को, उसको वो स्लो डाउन करता है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इनडायरेक्टली स्लो डाउन करता है. Then next is regarding lessons from the global local best practices. So NEET के केस में यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी हमने अभी देखा NTA के केस में, जिसमें नीट पेपर को कंडक्ट किया गया, ग्रेस मार्क्स के बारे में एंड पेपर लीक होने के बारे में कंसर्न्स यहाँ पे उठाए गए. तो यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे दूसरे जगहों से हम सीख सकते हैं. मेजर यहाँ पे 2 मॉडल दिए गए हैं. एक तो सिंगापुर का ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का मॉडल एंड देन ऑल्सो चाइना का मॉडल जिसमें चीटिंग माफिया के साथ कैसे उन्होंने डील किया. तो NTA में दिखाया हमने कि ऑलरेडी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यूज किया जाता है, फेशियल रिकॉग्निशन यूज किया जाता है एंड जिसकी वजह से इम्पर्सनेशन के जो केसेस होते हैं वो रिड्यूस भी हुए हैं एग्जामिनेशन में. बट इसके अलावा भी हम देखते हैं कि क्या हमारे पास इतने डिजिटल रिसोर्सेज हैं जिसमें हम डिजिटली एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कर पाए. जैसे कि सिंगापुर के केस में हमने देखा कि सिंगापुर एग्जामिनेशन असेसमेंट बोर्ड जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया वहां पे 2004 के अंदर एंड वो सक्सेसफुली कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड मेक श्योर करते हैं कि वो उनके पास इनफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो चैलेंजेस को मीट कर पाए. तो वैसे ही NTA के लिए भी प्रपोज किया जा रहा है कि वो भी ऐसे ही ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर सकता है नीट के लिए भी एंड मल्टीपल शिफ्ट चाहिए होंगे एंड यूनिक सेट ऑफ कोड, यूनिक क्वेश्चन सेट्स जो हैं वो भी वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा उसके बाद. बट इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे पास जरूरत होगी, जिसमें कुछ चीजें ऑलरेडी NTA करता भी है इम्प्लीमेंट. इसके अलावा चाइना का यहाँ पे मॉडल दिखाया जा रहा है
जिसमें बात हो रही है चीटिंग माफिया की, कैसे चीटिंग माफिया के साथ डील किया, स्ट्रिक्ट एंटी चीटिंग मेजर्स लिए गए। देन इसके अलावा जो कैंडिडेट्स थे उनको पनिशमेंट देने की बात की, अप टू 7 years, 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। वैसे ही सिमिलरली इंडिया के अंदर भी देखा जाता है 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 crore ऑफ फाइन अंडर द एंटी चीटिंग लॉज। तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इन लॉज का भी जरूरी है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए ऐसे चीटिंग माफियाज को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, एंड पूरा उनका जो नेटवर्क है उसको बस्ट कर पाए। दो और इसमें सेंट्रल ऑडिटिंग कि एनटीए कैन ऑडिट एग्जामिनेशन सेंटर अक्रॉस इंडिया। एक साथ तो नहीं कर सकते, तो रैंडम एलोकेशन कर सकते हैं। और एथिकल हैकिंग है, क्योंकि इसमें अब हाल फिलहाल में सर्टेन और जो एनआईसी थे, दे वर फ्लैगिंग कि हो सकता है कि एनटीए के जो साइट है उससे पेपर लीक हुआ हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ग्रुप ऑफ एथिकल हैकर होना चाहिए। दे कैन वेरीफाई द स्टेटस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द वेबसाइट, उसके हिसाब से इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो एक तो लेकिन तब भी इसमें जो दोनों मॉडल है, सिंगापुर मॉडल हो गया या फिर चाइनीज मॉडल है, वो बात कर रहे हैं डेटरेंट कि यू एंटी चीटिंग मेजर 7 year इम्प्रिजनमेंट। सिंगापुर बोल रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करो, जो अभी भी होता ही है, कैट में होता है, बाकी जगह भी होता है। लेकिन जो रूट कॉज है उस पर बात नहीं कर रहा है अभी भी। रूट कॉज ये है कि कोचिंग माफिया और ओवरऑल जो स्टाफ होते हैं, लोकल स्टाफ, उनके बीच में कोलैबोरेशन रहता है पेपर लीक वाला, वो एक चैलेंज। दूसरा कि हाई डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट कॉलेजेस, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें, तो उसी कारण एक अलग जो प्रॉब्लम है, उसको कैसे डील कर। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स। सो इंक्लूजन की बात हो रही है इंडिया की इन दी इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड इंडेक्स ऑफ जेपी मॉर्गन। एंड जेपी मॉर्गन की जो इंडेक्स है बेसिकली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है डिफरेंट मार्केट्स का एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज किए जाते हैं उनको ट्रैक किया जाता है। एंड इंडिया का जो इंक्लूजन है इस इंडेक्स के अंदर, हम बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट होगा इंडिया के लिए, क्योंकि एक तरीके से ग्लोबल पोर्टफोलियो में इंडिया के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जिसकी वजह से एक फायदा हम बोल सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी फॉर इंडिया। इंडिया की जो बॉन्ड मार्केट है, हम बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, जो इंडियन बॉन्ड्स है उनकी डिमांड इंक्रीज होगी, एंड हम फंड्स भी एलोकेट कर पाएंगे इंडियन डेट को लेके, जो कि ट्रैक किया जाएगा इस इंडेक्स के द्वारा। तो बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है फॉर द इंडियन गवर्नमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, अगर इंक्लूजन होता है इन द जेपी मॉर्गन इंडेक्स। तो फॉरेन इनफ्लोज इंक्रीज होंगे इंडिया की डेट मार्केट के अंदर। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है उसके लिए भी फाइनेंसिंग में हमें हेल्प मिलेगी, और जो ओवरऑल रिलायंस है हमारा डोमेस्टिक सोर्सेज पे बोरोइंग को लेके वो भी रिड्यूस होगा। तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स हमारे लोअर हो सकते हैं और स्टेबल हो सकते हैं, एंड ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम प्रमोट कर पाएंगे और अच्छे से। हर जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड मार्केट, मतलब सोशल बॉन्ड हो गया, या फिर ग्रीन बॉन्ड हो गया, फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, सॉवरेन बॉन्ड हो गया। तो बॉन्ड मार्केट और सिक्योर होगा, और आप इन्वेस्ट कर सकते हो वहाँ से। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है इसमें एंड इंक्लूजन। ऑल्सो जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं जो कि अर्बन लोकल बॉडीज इशू करती हैं। इसमें लिखा हुआ ना कि द सिक्योरिटीज दे कुड बी स्क्यूड डिमांड, नॉट इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग बट ऑल्सो इन ट्रेडिंग, कि कुछ कुछ एरियाज में ज़्यादा डिमांड होगा एज कम्पेयर टू बाकी जगह। तो उसको भी एक बार देखना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
जिसके अंदर टी बिल आ जाता है, कैश मैनेजमेंट बिल्स आ जाते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एंड डिबेंचर्स इंक्लूडेड होते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बॉन्ड्स, जैसे आपने मेंशन किया, मसाला बॉन्ड्स एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो ये ओवरऑल जो हमारी फाइनेंसिंग है गवर्नमेंट की, उसमें इम्पैक्ट करते हैं, फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम्म। The next is rupee volatility set to rise. हम्म तो मतलब फ्लक्चुएशन जो है हमारे एक्सचेंज रेट में, जो इंडियन रुपी है दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट अगर उसको कंपेयर करते हैं, तो एक्सचेंज रेट में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसको हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं ऑफ इंडियन रुपी। तो कितना डिग्री ऑफ वेरिएशन हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो अलग अलग फैक्टर्स है जो कि इसको इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि अभी ग्लोबल फोर्सेस देख रहे हैं हम, जिसमें जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, देन ग्लोबली इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। जैसे कि जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो वॉलेटिलिटी जो है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना है, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है ऑफ द एफडीआई, इससे भी बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं रुपी की वैल्यू के अंदर। देन मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई इंप्लीमेंट करता है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट, करेंसी इंटरवेंशन एंड ऑल्सो जो ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि रुपी का वैल्यू कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। इसे बोला इज रूपी वोलेटिलिटी सेट टू राइज, आने वाले समय में वोलेटिलिटी बढ़ेगा रुपीज में। तो इट डिपेंड्स ऑन द फेडरल रिजर्व और उनके जो फेड रेट है उन पर डिपेंड करता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर, फिर धीरे धीरे ओवरऑल यूरोप या फिर यूएस में भी प्रोटेक्शनिज्म बढ़ते जा रहा है। दूसरा, फिर इंडिया इज़ बिकमिंग मोर डिपेंड ऑन चाइना रिगार्डिंग ट्रेड डिफिसिट ज़्यादा है, वो भी एक है चैलेंजेस। एफपीआई आने वाले समय में इंडिया में इन्फ्लो करेंगे, तो उसके कारण बढ़ सकता है। और इन्फ्लेशन, लोकल इन्फ्लेशन, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, उसके कारण भी होता है। तो अलग अलग एरिया की पॉसिबिलिटी है। एंड वॉलेटिलिटी के इंक्रीज होने से हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। ट्रेड को वो कैसे इम्पैक्ट करेगा? वॉलेटिलिटी इंक्रीज है जरूरी नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी मतलब क्या हुआ कि रुपीस घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, हम्म तो उसी का अराउंड में डेप्रिसिएशन का आप बात कर रहे हो। हम्म। लगातार डेप्रिसिएशन करते रहेगा तब का बात हो रहा है। वोलेटाइल मतलब कि बढ़ता है घटता है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, स्टेबिलिटी उसका थोड़ा कम है। हार्ड करेंसी नहीं है जैसे यूएस का, यूएस डॉलर जैसे। तो ट्रेड पे इम्पैक्ट करता है। अगर अगर रुपीस गिरेगा, डिप्रिशिएट करेगा, तो ट्रेड विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। और अप्रिशिएट करेगा, अप्रिशिएट मतलब कि 80 से 60s की तरफ जाएगा, तब ट्रेड विल बिकम मोर, दे विल बिकम लेस कॉम्पिटिटिव। उसके कारण इम्पोर्ट कम होगा, इम्पोर्ट बढ़ेगा, फिर एक्सपोर्ट कम होगा। तो अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन में अलग होगा। रिगार्डिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो सबसे बड़ा इशू चैलेंजेस में है कि पॉवर्टी डिटरमाइन कैसे करें। नीति आयोग का अपना है, और फिर आज जो एक दो महीना पहले हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे था, उसमें भी बोला था 5% रेट पॉवर्टी इंडिया के अंदर में। जो वर्ल्ड बैंक है उनका अलग डेफिनेशन है, $2 है। तो गवर्नमेंट इज डेवलपिंग नेशनल इंडिकेटर टू डिटरमाइन एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब बेसिक नेसेसिटी भी पूरा नहीं हो पा रहा है। एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होता है, एक एक्सट्रीम पॉवर्टी होगा, एक पॉवर्टी होगी। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब आपको एक भी चीज़ जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, वो फूड्स, शेल्टर आपके पास है ही नहीं, और उसको डिटरमाइन करेंगे। तो बेसिस ऑन पॉवर्टी कैसे डिटर्मिनेशन कैसे होता है?
तो पहले लकड़ा वाला कमेटी था, उसके बाद फिर तेंदुलकर कमेटी है, और फिर रंगाराजन कमेटी थे। तो इंडिया के अंदर में इवोल्यूशन हुआ पॉवर्टी फ्रॉम बेसिस ऑफ कैलोरी इनटेक, कितना कैलोरी इनटेक करना चाहिए बाय द रूरल एंड एज वेल द अर्बन एरियाज। उसमें प्रॉब्लम था कि फॉर एग्जांपल मैं और ये अगर 1800 कैलोरी इनटेक करेंगे तो मैं कोट एंड कोट पॉवर्टी के लाइन में आ जाऊंगा। तो ऐसा केस में नहीं, रूरल का कैलोरी इनटेक ज़्यादा होता है तो उनको ज़्यादा चाहिए। तो डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो कैलोरी इनटेक हट करके फिर कंजम्पशन बेस में आया, कंजम्पशन फिर एक्सपेंडिचर, और अभी मिक्स है, कैलोरी भी है, एक्सपेंडिचर भी है, कंजम्पशन भी है। इसलिए हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे है, उसमें कितना पैसा खर्च करो गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो हम लोग उसमें देखे कि ओवर द ईयर्स नॉन फूड एक्सपेंडिचर बढ़ा है। इसका मतलब कि आप फूड का जो एक्सपेंडिचर पहले कुछ ज़्यादा था, और धीरे धीरे आप जब एस्पिरेशन इकोनॉमी बनते हो तो नॉन फूड एक्सपेंडिचर बढ़ता है टूवर्ड्स मोर एंड मोर मीट प्रोटीन, उसके तरफ जा रहे हैं। तो उसको डिटरमाइन करते हैं। तो वो भी एक एग्जाम्पल लेते पॉवर्टी। नीति आयोग बता कर कि 250 मिलियन 25 करोड़ पीपल हैव मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पिछले 10 साल में। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होता है कि नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक इनकम कि $1.2 $1.9 से नीचे ऊपर होना चाहिए, बीपीएल से ऊपर होना चाहिए, फूड मिलना चाहिए, उसके अलावा जो हेल्थ एजुकेशन से लेकर के जॉब सिक्योरिटी, फिर इन्वायरमेंट, सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। कूलिंग क्या एंड सैनिटेशन है उनके पास, अवेलेबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर उनके पास है। तो बोलो। नहीं, मैं वही मेंशन कर रही थी बस, एमपीआई में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने हैं, चाइल्ड मोर्टालिटी कितना है, न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड एसेट्स। तो बाकी 1/3 1/3 1/3 एमपीआई के अंदर में, अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी देखा जाए 1/3 के अंदर में हेल्थ एजुकेशन और दूसरा जीएनआई है, इसी में है सब। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ही था, तो उसके हिसाब से नीति आयोग ने बनाया था अपना। नेक्स्ट, दिस इज टॉकिंग अबाउट स्पाइस मेकर में कुछ ट्रेसेस ऑफ डिफरेंट केमिकल was फाउंड, कैंसर काउजिंग पेस्टिसाइड्स, एथिलीन ऑक्साइड इसका नाम था। तो एफसीसीआई is talking is collecting samples of spices across from India, or after inspection of 4,000 samples, most of the license were cancelled। कहाँ पे, केरला, तमिलनाडु, समवेयर फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि एफसीआई आफ्टर कंप्लेन तभी वो जा करके सामने आ रहे हैं, और फिर दे आर टेकिंग द सैंपल्स, दे आर चेकिंग द सैंपल्स। उनको पहले ही सही करना चाहिए। इसका मतलब जो एफसीआई में जो मिलता है, स्टैंडर्ड मिलता है, वो कैसे, उसको कैसे इसको बढ़ाया जाए। तो एफसीआई पहली बात है कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो प्रोविजन के पास ज़्यादा है, उनके पास पावर ज़्यादा है टू इन्फोर्स लॉज एंड रेगुलेशन, सिविल कोड का उनके पास पावर है। दूसरा, एफसीआई के जो फूड इंस्पेक्टर है, उनके अंदर में स्टाफ की कमी है, तो उनको बढ़ा सकते हैं। प्लस और भी एक लोकल टेस्ट लैब हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में होना चाहिए, इसके अंदर में फूड प्रोडक्ट आप बना रहे हो डायरेक्टली आप टेस्ट करा सकते हो हर एक चीज़ के अंदर, उसका आप ले सकते हैं। फिर एफ एफसीआई के साथ साथ ओवरऑल लैब, लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट के जो फूड सेफ्टी है उसके अंडर में आना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज भी हो जाएगा। एफएसएसआई के पास ओवरऑल डेटाबेस होना चाहिए वर्ल्ड वाइड कि कहाँ कहाँ पर कितना मैंडेट दिया जाए गया है, एथिलीन ऑक्साइड का या फिर कहीं पेस्टिसाइड का कितना मैंडेट है। क्योंकि ऐसा बात होता है कि एफएसएसआई ने पिछले 1 महीने में एक कुछ कुछ जगह पे पेस्टिसाइड्स के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा दिया गया, ये बोलकर कि वो रेगुलेट होता ही नहीं बाकी कंट्री में, एक्सपोर्ट कंट्री में। ये नहीं देखा जाता है कि अपने जो कंट्री के अंदर में जो लोग हैं जो खा रहे हैं प्रोडक्ट, उनको हैम्पर कर रहे हैं कि उनके जो हेल्थ ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं। तो एक एफएसआई का एक ओवरऑल
एक गाइडलाइन है, उनका एक पावर्स है जिसको रेगुलेट कर सकते हैं अगर उनका कैपेसिटी बिल्डिंग की। फिर यहाँ पर से बड़ा इशू चैलेंज ये दिखता है कि बीएसएनएल के नया होने से ड्यूओपोली कैसे क्रिएट होता है मार्केट के अंदर में, कि एयरटेल एक तरफ से जियो, दे आर बोथ इंक्रीज इन टैरिफ। शुरू में क्या हुआ कि जियो, दे हैव डिस्टरप्टेड द मार्केट, दे हैव रिड्यूस द कॉस्ट और फ्री में सबको दिया। एक बार जब पीपल गॉट हुक्ड अप ऑन द इंटरनेट, देन दे स्टार्टेड टू इंक्रीज द प्राइस एंड टैरिफ। तो अब धीरे धीरे जो साल जो 84 डेज का होता है, 84 डेज में अप्रोक्सीमेटली 700 का लग रहा था, वो 790 800 के आसपास लगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ओवरऑल इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यूज है इट विल इंक्रीज, और कैश फ्लो बढ़ेगा और रिटर्न रेशियो बढ़ेगा, कितना खर्चा है कितना आपका रिटर्न है। और 5G मोनेटाइजेशन, अब 5G वो लगा है तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे रुपीस? कस्टमर से। इसलिए रादर देन जो सबको बात करता है ना कि प्राइवेटाइज करना चाहिए, प्राइवेटाइज करना चाहिए रिगार्डिंग बीएसएनएल, इट इज हियर ओनली बीएसएनएल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी पब्लिक गुड, or it becomes the security, it becomes a imperative for the government to create certain kind of condition in the market so that the competition could be free and fair, जो ऐसा भी दिखता नहीं है। दोनों कंपनी साथ ही साथ इंक्रीज करते हैं, ताकि कहाँ जाएंगे कस्टमर? खरीदने ही है। यहाँ पर जियो बीएसएनएल काम करेगा। तो एक सोल्यूशन बीएसएनएल का ये आता है कि सबको अगर 5G की तरफ जा रहे हैं और 5G का कैपिटल एक्विजिशन बहुत हाई है, तो बीएसएनएल शुड गो फॉर 4G एटलीस्ट। इसी के लिए भारत नेट में बीएसएनएल को इंक्लूड किया गया, जियो को इंक्लूड नहीं किया। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड में जो इस्टेब्लिश किया केबल, उसमें बीएसएनएल को इंक्लूड किया गया। प्लस बीएसएनएल के अंदर में मॉडर्नाइजेशन प्लान किए जा रहे हैं उसको, और रादर दैन एग्जाम उसमें आप लेटर एंट्री कर सकते हैं, आप इसमें अपने स्टेक को कम करके प्राइवेट सेक्टर में इनरोल कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टेक को बेच नहीं सकते। 51% से ऊपर गवर्नमेंट का ही ओनरशिप होना चाहिए बीएसएनएल के अंदर में। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी कुछ नहीं कर सकते इसमें, दोनों अगर टैरिफ इंक्रीज करेंगे तो। ये मार्केट डुओपोली, पहले एयरटेल था, आइडिया था, वोडाफोन, फिर डोकोमो, फिर एयरसेल, रिलायंस का एयरसेल था, फिर और भी था। हाँ, लेकिन सब बीएसएनएल हो गया। अभी सिर्फ दो ही बचा लास्ट में मोस्टली। नेक्स्ट, द न्यू एरा ऑफ क्लीन पावर, क्लीन एनर्जी, ट्रांस कॉन्टिनेंटल पावर लाइन्स। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा है आईएमईसी कॉरिडोर। आईएमईसी कॉरिडोर में तीनों बात हो रहा था। एक तो शिपिंग लाइन होना चाहिए उस पर, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन लाइन होगा, तीसरा कि सप्लाई ऑफ पावर लाइन, कि आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, या फिर हो सकता है कि सऊदी अरेबिया में प्लांट इस्टेब्लिश किया जाए, सोलर प्लांट, तो वी कैन डायरेक्टली गेट पावर फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो इंटर ट्रांस कॉन्टिनेंटल एनर्जीज और पावर लाइन्स की इसमें बात हो रहा है। तो इसमें एग्जांपल है ग्रिड्स इन नॉर्थ यूरोप बीइंग कनेक्टेड बाय सब सी केबल by to share growing supplies of wind power, जैसे मोरक्को टू यूके। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, लेकिन यहाँ पर सोलार का पोटेंशियल है, इट इज लेस देन सऊदी अरेबिया। तो अगर वहाँ के पोटेंशियल को यूज कर सके, और इंडिया में अगर बारिश होता है तो यहाँ पर डैम का पोटेंशियल यूज कर सके, सऊदी अरेबिया में नहीं कर सकते। और कहीं पर हो सकता है कि साउथ वेस्ट मानसून, जैसे फॉर एग्जांपल माडागास्कर हो गया है या मालदीव से गया, वहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून विंड आते हैं, तो वहाँ पर अगर विंड एनर्जी यूज करें तो पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली, हाइड्रोग्राफी या फिर हाइड्रो टेरेन के अकॉर्डिंगली अगर यूज करेंगे एनर्जी कैपेसिटी, उससे हर कंट्री को फायदा हो। इसलिए इम्पोर्टेंट। बाकी आप बता दो।
इंडिया और म्यांमार का भी हमने रिसेंटली देखा था मिस्ड सबमरीन केबल सिस्टम, जिसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क के केबल्स के थ्रू किया जा रहा है कनेक्टिविटी। हम्म। ऊर्जा गंगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट डिलेड 12,940. India ambitious project taking on the invest in environmentally friendly fuel. I think you're talking about natural gas. ऊर्जा गंगा पाइपलाइन। Yes, it is talking about natural gas. गेल, हर घर में अभी गेल सप्लाई डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है सिटी बेस्ड गैस नेटवर्क। हर एक सिटी को कन्वर्ट आप कनेक्ट करना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी में एक बार कि शेल गैस अगर रिजर्व इंडिया के अंदर में है तो उससे कैसे हर एक जगह पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ सकता है। तो नेचुरल गैस क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया का पंच टारगेट पूरा होगा, क्लीन गैस की तरफ पहुंच सकते हैं, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी फ्रॉम द कोल एंड पेट्रोलियम। उसके बाद फिर नेचुरल गैस को अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो जो सिलेंडर और सेफ्टी जो चैलेंजेस होता है घर में सिलेंडर होने से वो कम हो जाएगा। दूसरा कि आपके पास ओवरऑल गैस मीटरिंग होगा। सिलेंडर का कभी कभी देखा जाता है कि उसको ब्लैक मार्केटिंग किया जाता है, वो नहीं हो पाएगा, डायरेक्टली घर तक पहुँचेगा ओवरऑल। तो आपको मीटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, आपको ओवरऑल रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होगा, पिलफरेज नहीं होगा सिस्टम के अंदर में, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होगा, करप्शन नहीं होगा कि गैस देने के लिए पैसा दो एक्स्ट्रा, डायरेक्टली पहुँचे। जो अलग अलग एरियाज में शेल गैस का रिजर्वर है उनके वहाँ पर ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगा गैस ग्रिड में, पाइपलाइन प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी, जॉब एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा का यूज़। तो अलग अलग इनका फायदा। एंड ये जो ऊर्जा गंगा पाइपलाइन है ये 5 स्टेट्स के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। और GSA-3 उसके अंदर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट है। और GSA-1 जोग्राफी में कहाँ कहाँ पर आपका नेचुरल रिसोर्सेज और एनर्जी सेक्टर है, शेल गैस रिजर्व, पेट्रोलियम गैस, ऑयल एंड नेचुरल और LPG हो गया। तो ये सब का मैप इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, एयर इसमें इंडिया। एग्जांपल लिखा है भारतीय मजदूर संघ, जो जनसंघ के अंदर में आते हैं। और दे आर अ प्रेशर ग्रुप किसके? मजदूर संघ है, लेबर यूनियन है। जैसे IUTC है, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वैसे ही भारतीय मजदूर संघ है। तो हर एक जगह पे काम करते हैं। कैसे? प्रेशर ग्रुप कंपनीज को अकाउंटेबल करता है, एयर इंडिया एक्सप्रेस एम्प्लॉयमेंट के साथ। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, वॉयलेशन लेबर लेजिस्लेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट में कर तो लेते इंडिया में सिविल एविएशन है ना, सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया में सिविल क्या है? पहला है कि जो एयरक्राफ्ट यूज करते हैं इंडिया में सेकंड हैंड होता है मोस्टली, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो जैसे बोइंग का पर इशू आ चैलेंजेस आ रहे हैं, सेफ्टी इशू, वैसे कहीं ना कहीं इंडिया के पास भी आएगा, तो वो एक चैलेंज है। दूसरा कि पायलट के पायलट को सेम हैं। सैलरी में 24/7 नाइट ड्यूटी, छुट्टी नहीं देना, हॉलीडे नहीं देना, वो एक चैलेंज होता है। स्टाफ और पायलट को हायरिंग करो फायरिंग करो, उसमें एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो एक चैलेंजेस है। दूसरा कि जो प्रैक्टिस है इंडियन एयरलाइन के अंदर में, कार्टेलाइजेशन है, कि अगर कोई यहाँ पर रिजाइन करके कोई दूसरा कंपनी जाता है तो ऐसा कॉम्पिटिटिव। वी वर डिस्कसिंग द चैलेंजेस इन फेस्ड बाय द सिविल एविएशन। तो DGCI उनका अपॉइंटमेंट, उनका इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, उस पर क्वेश्चन उठता है। दूसरा सेफ्टी चैलेंजेस, स्टाफ के एथिकल बिहेवियर,
से लेकर के पैसेंजर के एथिकल बिहेवियर। उसके बाद फिर एयरलाइन में सबसे बड़ा एक और चैलेंज है पायलट सेफ्टी, पायलट का मेंटल हेल्थ और एंड एग्जर्शन। ऑल्सो मेंटेन करने में भी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा रहते हैं एयरपोर्ट्स की एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट एयरलाइन। जाता है। हम्म। नेक्स्ट। एंड जो हम अभी ट्राई भी कर रहे हैं एविएशन फ्यूल को बायोफ्यूल लेके आने के लिए, उसके लिए भी चैलेंजेस हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हाई है अभी, तो R&D की जरूरत है ताकि उसको भी एक्सेसिबल बना पाए। हम्म। Indians spend 3 times more on foreign travel than they did 5 years ago. Average spending $1.2 billion हो गया, $400 million से। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोर एंड मोर पीपल ऑप्टिंग आउट फॉर एक्सपेंडिचर इन फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि एस्पिरेशन बढ़ते जा रहे हैं। मूवीज देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, आपको अवेयर होते हैं कि आपको सेंट्रल एशिया जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, बाकी जगह आप अब जा भी जाते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट है यहाँ मुंबई से दिल्ली और 10 दिन बाद टिकट काटने और सेम कॉस्ट है मालदीव जितना, तो ओवरऑल सोचते हैं कि बाहर ही चल जाए। दूसरा चैलेंज दूसरा है कि आपका इनकम लेवल राइज कर रहे हैं, मिडिल क्लास एस्पिरेशन बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए कि बहुत ज़्यादा। हम्म। तो इसमें एक बोल सकते हैं, इसको रोक नहीं सकते क्योंकि ए मैटर ऑफ राइट हो गया उनका, लेकिन आप टूरिज्म को एज अ सॉफ्ट डिप्लोमेसी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना कैसे यूज़ करता है कि आप कोटा सिस्टम, नहीं कोटा नहीं, लेकिन आप प्रमोट कर सकते हैं स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल इंडिया ने मालदीव से किया सॉफ्ट डिप्लोमेसी टू इन्फ्लुएंस मालदीव्स डिसीजन और उनका जो ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंडेंसी था। तो वैसे ही इंडिया, माडागास्कर, इंडिया अफ्रीका, अफ्रीका कंट्री में केनिया, बाकी जगह भी इंडिया प्रमोट कर सकता है टूरिज्म, क्योंकि $1.42 बिलियन ह्यूज होते हैं और एवरेज मंथली है ये, तो साल भर में कितना होगा? साल भर में अप्रोक्सीमेटली 15, 12, $18 बिलियन। तो $18 बिलियन के आसपास मन साल भर में। तो $18 बिलियन में अगर कोई कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, $1-2 बिलियन एक्स्ट्रा मिल गया जीडीपी के अनुसार, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इंडिया कैन नच द टूरिज्म फैसिलिटी विद स्पेसिफिक कंट्रीज अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप, किसके साथ अच्छा है, किसके साथ खराब है। टर्की के साथ प्रॉब्लम हो रहा था तो वहाँ पर ऐसे यूएस करता है कि ओवरऑल इशू, अलर्ट इशू करते हैं कि वहाँ सेफ नहीं है, वैसा इंडिया भी अलर्ट इशू कर सकता है, नच कर सकता है, यहाँ प्रोग्राम को इन्फोर्स कर सकता है, वीज़ा ई वीज़ा का प्रोविज़न कर सकता है जिसका फ्रेंडली कंट्री है, और प्राइवेट सेक्टर से मिल करके कुछ टूरिज्म पैकेज ही बना सकते हैं जो एम है। उससे दोनों का रिलेशनशिप अच्छा भी होगा, बेहतर भी होगा, और दूसरा कि आपको एक डायोस्पोरा और प्लस जो इंडियन रेसिडेंट है उनको आप यू नच कर सकते हो रिलेशनशिप। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर, हेवीएस्ट, लार्जेस्ट स्पीसीज है एक तरह से, फ्लाइंग स्पीसीज है। तो ओनली 140 GIB आर सर्वाइविंग इन द वाइल्ड। प्रोजेक्ट गोदान बोथ इन राजस्थान और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और भी जगह मिलते हैं, लेकिन मोस्टली कंसंट्रेटेड इन राजस्थान। तो इन्हीं पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया था कि क्लाइमेट चेंज और उनका इम्पैक्ट जो होता है, it comes under Article 21 fundamental right of the Indian citizen. So it becomes very important for the government to conserve great Indian bustard। तो कैसे कर सकते हैं? पावर ट्रांसमिशन कारण डेथ होता है तो उसको आप अंडरग्राउंड करिए, ब्रीडिंग करवा सकते हैं स्पेसिफिकलिटी, सॉफ्ट रिलीजेस, बस्टर विल बी ट्रेन फॉर रिलीज और इनक्लोजर कंडक्ट करा सकते हैं। पॉपुलेशन डिराइव फ्रॉम जेनेटिक पर्सपेक्टिव, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब उनके जो बेसिक स्पर्म सेल हो गए या फिर एग हो गए उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया,
फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करने के लिए। तो नेशनल बस्टर रिकवरी प्लान के अंदर में एंड स्टेट बर्ड भी है ये राजस्थान का। ऑल्सो काफी ज्यादा पाया हाँ जाता है राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर। एंड IUCN स्टेटस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये एक एग्जाम्पल भी हम बोल सकते हैं कि कैसे डेवलपमेंट और ऐसे सेंसिटिव स्पीशीज के कंजर्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो। हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इसके कारण कि द स्पीसीज इज डिक्रीजिंग। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल एक्टिविज्म ही काम है। लास्ट में उन्होंने इन्फोर्स करवाया। उन्होंने दे हैव स्टेटेड कि इट बिकम्स responsibility, moral responsibility of the राजस्थान गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट टू कंजर्व द स्पीसीज। तो वह पीटी फैक्ट इसमें है कि जीआईबी सिर्फ और सिर्फ कुछ वहां पे नहीं है, आंध्र प्रदेश और बाकी जगह भी, कर्नाटका में। तो एंड हर एक स्पीसीज का हर एक स्पीसीज के बारे में अगर नहीं पढ़ सकते तो वी कैन डिराइव कि कैसे कंजर्व करें। तो कुछ की वर्ड यहाँ दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फिर कैप्टिव ब्रीडिंग, फिर जेनेटिक पर्सपेक्टिव डील कर सकते हैं, जीनोमिंग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर सकते हैं उनका, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द एग्स, कैंपा फंडिंग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, लोकल ट्राइबल और लोकल जो ग्राम सभा उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग हो गया, मैपिंग ऑफ द स्पेसिफिक एरियाज वेयर जीआईबी इज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। तो सिर्फ जीआईबी के लिए नहीं है ये, हो सकता है कि बाकी स्पीसीज के लिए भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, 800 बिलियन डॉलर इन एक्सपोर्ट हो सकता है, ऐसा अनुमान। करंट अकाउंट डेफिसिट इट इज स्लोली इम्प्रूविंग। ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज 800 बिलियन डॉलर अचीव कर सकते हैं इस साल। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर ऑन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज, एमएसएमई सेक्टर्स, देश बिल भी ला रहे हैं उसके लिए। प्लस हर एक कंट्री के साथ आप एफटीए और सेपा साइन करने के कारण कस्टम ड्यूटी कम हो रहा है, तो आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। पीएलआई स्कीम और स्पेसिफिक एरियाज है उसमें इंटरवेंशन कर रहे हैं, उससे कारण कैपेसिटी बढ़ रहा है। एफडीए आ रहा है, चाहे वो सेमी कंडक्टर में है, एप्पल मैन्युफैक्चरिंग रहे, या सैमसंग का नोएडा में प्लांट हो, या फिर लिथियम आयन बैटरीज उड़ीसा में हो, तो या टेक्सटाइल में हो, बल्क ड्रग पार्क हो, मेडिकल पार्क इन गुजरात हो, तो हर एक एरियाज में वी आर मेकिंग इंटरवेंशन। रिसेंटली बात भी की थी कि जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर जो है उसके अंदर भी PLI स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि उसका ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो कम हुआ है इन द रीसेंट टाइम्स। हम्म। एफएमसीजी कंपनी सी रूरल ग्रीन शूट बट वेज स्ट्रेस वेज। इसका मीनिंग है कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले गुड्स, सर्फ एक्सेल से लेकर के जैम एक्सेट्रा सब उसी का पार्ट होता है। तो वो रूरल ग्रीन शूट मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कंजम्पशन इन रूरल एरियाज इंक्रीजिंग। तो हेल्दी ट्रेंड है कि कम से कम उनके पास पैसा है कि नॉन फूड हो गया, और दूसरा कि प्रोसेस फूड और पैकेज फूड को खरीद रहे हैं। इसका मतलब उनके पास ओवरऑल वेजेस बढ़ रहा है, लेकिन वेज स्ट्रेस भी है वहां पर। जो होना चाहिए ग्रोथ वैसा अचीव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब रियल वेज है ना, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। रियल वेज नॉमिनल वेज हो गया, रियल वेज मतलब इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के हिसाब से ज्यादा वेज इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ये बस चैलेंज है हाईलाइट किया। तो रियल वेज कैसे बढ़ सकता है? तो जब आप मनरेगा हो गया, बाकी जगह स्टेट स्पेसिफिक होना चाहिए, इन्फ्लेशन टैगिंग हो गया, प्लस
ओवरऑल जो रूरल एरियाज होता है उसमें 3 सेक्टर है सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वेजेस में। पहला एग्रीकल्चर होता है, सेकंड आउट ऑफ एग्रीकल्चर माइग्रेट करते हैं तो उसका उसका इम्पैक्ट होता है, तीसरा फिर फूड प्रोसेसिंग बाकी सब होता है। तो एग्रीकल्चर में अगर डिस्ट्रेस होगा, एग्रीकल्चर प्रॉब्लमेटिक हो तो वेजेस भी इम्पैक्ट। एंड ऑल्सो मिलेट्स का प्रोडक्शन एंड रिसर्च भी हम प्रमोट कर रहे हैं रूरल एरियाज के अंदर। नेक्स्ट। एंड इसमें हम बोल सकते हैं कि जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग है एफएमसीजी इंडस्ट्री के ग्रोथ में, उसका भी एक बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि वो एक परसेप्शन क्रिएट करता है फॉर द पीपल जो भी वो टेलीविजन के थ्रू देखते हैं। इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ते जा रहा है, डेंसिटी बढ़ा है, सबको चाहते हैं कि सब कोई सर्फ एक्सेल यूज़ करे, लोकल ब्रांड क्यों यूज़ करे। वो भी चाहते हैं कि मैं भी कैडबरी खाऊं, वो भी चाहते हैं किसान जैम लूं। तो डिजिटल मार्केट, लेकिन अब बात है कि धीरे धीरे वहां पर भी न्यूट्रिशन के एलिमेंट के बात हो रहा है। जैसे बॉर्नविटा वाला केस हुआ था, फूड फार्मा बॉर्नविटा वाले केस में, तो एक फोटो भी था कि जिसमें ग्राम पंचायत अवेयर कर रहे थे रिगार्डिंग की चीनी ज्यादा है उसमें भी। तो धीरे धीरे पर्कुलेट हो रहा है अर्बन से रूरल एरिया में कि हर जो प्रोसेस फूड होता है, हर जो ब्रांडेड होता है वो सही नहीं होता है। जैसे न्यूटेला, न्यूटेला पीनट बटर फेमस है वर्ल्ड वाइड, लेकिन न्यूटेला 50% से ज्यादा सिर्फ चीनी, बाकी मिल्क सॉलिड पाम ऑयल, ये 3 चीजें। इससे अच्छा अमूल बटर, अमूल पीनट बटर है, 91% रोस्टेड पीनट है उसमें, अब बाकी फिर चीनी और बाकी सब चीजें। तो जरूरी नहीं कि जो ब्रांडेड हो बड़े कंपनी को वो अच्छा हो, ये एक परसेप्शन था पहले, अब नहीं है ऐसा। नेक्स्ट। इन महाराष्ट्र पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट बैम्बू एम्बुलेंसेस, तो ये दिखाता है कि लोकल लेवल में कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ तो इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, उसी के लिए आपका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होना चाहिए। जहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है स्टाफ का, आप मोटराइज बोर्ड को इंश्योर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो महंगा हो जाएगा, स्टील और बाकी उसका बोर्ड बनना मुश्किल होता है, तो वहां पर आप बैम्बू एम्बुलेंसेस की क्रिएट की। तो वहां पर 51% था, 33% पॉवर्टी इस डिस्ट्रिक्ट में। नाम उसका है नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल पीपल है मोस्टली वहां पे। तो कनेक्टिविटी नहीं है, आने जाने में समय लग जाता है, कैसे प्रेग्नेंट वुमेन जाए, अवेयरनेस नहीं है, अर्ली प्रेगनेंसी होता है वहां पर, अर्ली मैरिज होता है, नो अवेयरनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, नो अंडरस्टैंड फैमिली प्लानिंग। तो फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स अगर अवेयर करेंगे तो फायदा हो। गारंटी एड नहीं है, 160 किलोमीटर जाना पड़ता है केवल। वीमेन गैदर एट द नियरेस्ट पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर जो होते हैं वहां पर। आशा वर्कर का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हर कोई वहां नहीं जा सकते ना, तो आशा वर्कर का ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है ताकि आशा वर्कर आ सके। बेसिक फीस हो सकता है आशा वर्कर को मिलना चाहिए, अगर कहीं भी ट्रीटमेंट करने जा रही है मिल रही है तो कम से कम 20 रुपया 50 आने आने का कॉस्ट कुछ ना कुछ उसका। तो बैम्बू लेंसेज, तो इसमें क्या है कि दे यूज टू रीच द पॉइंट फ्रॉम एम्बुलेंस कुड पिक पीपल अप। डिस्ट्रिक्ट के पास 61 एम्बुलेंस है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, प्राइवेटली रन बोट एंड लोकल व्हीकल्स है अनरिलायबल, स्टाफ भी है, तो इसमें इसलिए बैम्बू एम्बुलेंस यूज किया, बोट एम्बुलेंसेस। एंड ऑल्सो ये शॉर्टेज क्रिएट होती है क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं वो ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ में काम करना चाहते हैं, ऐसे रिमोट लोकेशन वो प्रेफर नहीं करते हैं डॉक्टर्स। तो इस वजह हम्म से एक शॉर्टेज नेचुरली क्रिएट हो जाता है ऐसे एरियाज के अंदर। हम्म। तो इसमें वही बात हो रहा था, जैसे आईएएस है और आईपीएस है वैसे इंडिकल मेडिकल सर्विस होना है आईएमएस। अब उसमें क्या है कि अब आईएएस है वो भी तालुका लेवल में काम करते हैं, ब्लॉक लेवल में काम करते हैं इन रिमोट डिस्ट्रिक्ट। तो आईएमएस का ऑफिसर होंगे, उनका भी पर्क्स है ना, पावर सेम रहेगा, और उनका भी पोस्टिंग डिपेंड करेगा कि आपको पहले फील्ड पोस्टिंग मिलेगा, उसके बाद फिर आपको 2 3 4 साल बाद आपको वहां पोस्टिंग मिलेगा, और कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है लोकल लेवल पर।
जैसे आईपीएस आईएएस के बीच में कोऑर्डिनेशन करे, वैसे आईएमएस भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं इसमें भी। दूसरा, एक और स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, जिसमें जो बिग डॉक्टर्स है, बड़े डॉक्टर है, उनको ऐसा बोला जाता है कि लगातार काम करते हैं, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। साल भर का एक पैकेज दे दिया गया। अब साल भर पैकेज में आप फिर आप लोकल रूरल डिस्ट्रिक्ट में आके रह लिए एक साल। उसमें आप, ऐसा था कोट एंड कोट, कि आप वाइफ के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, बच्चे के साथ भी कर सकते हैं, और रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट आप इंजॉय कर सकते हैं लोकल फार्म, बाकी सब आप काम भी कर रहे हैं, और उसके बाद वापस चले गए एक साल बाद। तो ऐसे करके बहुत सारे डॉक्टर होंगे महाराष्ट्र में। तो कहीं ना कहीं तो ओवरऑल स्टाफ शॉर्टेज वो बढ़ सकता है, और स्टाफ को लोकल, उनको भी एक मोटिवेशन मिला है कि बड़े डॉक्टर साहब आए हैं तो वो भी काम करेंगे अच्छे से। दूसरा बात होता है टेलीमेडिसिन। तीसरा बात होता है कि आशा वर्कर को आप ट्रेनिंग है, प्लस जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, या फिर जो आयुष रिलेटेड डॉक्टर है, उनको आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं इन जहाँ जहाँ पर पीएचसी हो गया, जहाँ पर आप मेडिसिन नहीं दे रहे हो, एलोपैथी मेडिसिन नहीं दे रहे हो, लेकिन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, तो इंटीग्रेट कर सकते हो। एक ही पीएचसी के अंदर में ऑल्टरनेटिव भी है और एलोपैथी भी। उससे क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेम रहेगा, अलग अलग डॉक्टर का एक्सपर्टीज मिल जाए, वो एक हो सकता है। तो अलग अलग इसमें है। और छोटे मोटे किट भी आते हैं। ऐसे चाइना में एक था कि आपके पास एक छोटा किट है, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ घर में ही बैठ के अगर आप चेक कर सकते हैं कि आपका बेसिक किट के अंदर में आप खड़ा होकर देख सकते हैं वेट कितना है, या फिर इंडेक्स कितना है, या फिर आपका पीएच वैल्यू कितना है बॉडी के अंदर में, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। तो बेसिक बेसिक किट अवेलेबल करा सकते हैं, ये भी हो सकता है थ्रू सीएसआर एनजीओ। तो अगर बोला जाए तो सब्सटैंटिव जस्टिस है, सबको मिलना चाहिए पीएचसी, सबको मिलेगा भी, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, कि सिर्फ बीपीएल को मिलेगा, जो जब से ज्यादा नीडी उनको। लेकिन जो प्रोसीजर जस्टिस है यहाँ पर, कि होता नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, स्टाफ का कमी है, टाइमली नहीं है, तो प्रोसीजर जस्टिस ये इंश्योर कराना चाहिए। तो पेपर पर है, लेकिन ग्राउंड पर चैलेंजेस होता है। एग्जाम्पल। नेक्स्ट। कार्बन derived फ्रॉम कोकोनट हस्क कैन पावर सुपर कैपेसिटर फाइंड रिसर्चर। क्यों ऐसा है? तो कार्बन डिराइव्ड, पहली बात है ग्राफिट, ग्राफिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्राफीन। ग्राफीन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, लैटिस होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है, वो हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। फिर उसके आप वाटर को प्योरीफाई भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन को आप उसमें एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, मेलेबल भी होते हैं, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। उसको आप बुलेट प्रूफ जैकेट में यूज कर सकते हैं। तो कार्बन फाइबर, तो कार्बन डिराइव्ड कोकोनट हर्ट्स, तो कोकोनट हर्ट्स को जला दो, कार्बन वहां से एक्सट्रैक्ट करो, तो ग्रीन सोल्यूशन हो सकता है। कोकोनट हम लोग यूज करते हैं, तो रादर देन एक्सट्रैक्टिंग कार्बन फ्रॉम कोल या बाकी जगह, कोकोनट हर्ट्स को यूज करते हैं वही। एंड सुपर कैपेसिटर की बात करते हैं तो मतलब एक कैपेसिटर कितना एनर्जी को स्टोर कर पा रहा है एंड देन कितनी एनर्जी को रिलीज कर पा रहा है। तो कन्वेंशनल कैपेसिटर से ज्यादा कैपेसिटी सुपर कैपेसिटर्स की होती है, एनर्जी डेंसिटी पावर डेंसिटी ज्यादा होती है इनकी। हम्म। नेक्स्ट। रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, तो वहां पे जो स्टोरेज की बात करते हैं वहां पे सुपर कैपेसिटर्स का रोल आता है। और सुपर कैपेसिटर कहाँ यूज होता है? जहाँ पर आपको फ्रिक्शन कम समय में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अचानक से। एग्जाम्पल कैपेसिटर का एग्जाम्पल है, तो पहले जो ट्यूबलाइट हुआ करता था उसमें कैपेसिटर हुआ करता था। अचानक से आपको हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि फ्लोरेसेंट बल्ब जल सके। फिर कैपेसिटर होता है फैन के मैन में। एलईडी बल्ब ऐसा में नहीं होता है, बहुत छोटा छोटा होगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं होता, सुपर नहीं चाहिए, बड़े नहीं चाहिए। फैन में आपको शुरू का इनिशियल टॉर्क बहुत ज्यादा चाहिए ताकि घूम सके। इसलिए करके होता है, फैन चलता नहीं है तो आप हाथ से घुमाते हो फिर चलना स्टार्ट करता है। तो स्टार्टिंग का एनर्जी के लिए आपको कैपेसिटर चाहिए होता है कम समय। तो जैसे कि टीवी के अंदर या फिर रेडियो के अंदर भी देखते हैं हम। इनिशियल एनर्जी के लिए। हम्म। नेक्स्ट। तो स्टोरेज सोल्यूशन एक है।
बूस्टिंग स्पेशल बॉन्ड बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। तो इंडिया नेपाल कैसे बढ़, अभी हमेशा चैलेंज बात करते हैं कैसे कर सकते हैं। ओवरऑल चैलेंजेस ब्रॉड बॉर्डर प्रॉब्लम्स है, इन्फिल्ट्रेशन है वहाँ पर, डिजिटल फाइनेंस कनेक्टिविटी, ट्रेड, टूरिज्म, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पिलग्रिमेज, फॉर एग्जांपल लुम्बिनी नेपाल में, तो वहाँ से फ्लाइट का हो गया, या फिर डायरेक्ट ट्रेन है वो कर सकते हैं, फॉर्मल चैनल हो गया। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन हाइड्रो सेक्टर और जियो थर्मल, नेपाल नेपाल इन वेरी हायर टेरेन, तो जियो थर्मल एनर्जी और हाइड्रो पावर वहां से ले सकते हैं। नेपाल प्लान्स टू एक्सपोर्ट 40 मेगावाट 25 में, बिकम इट इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ बिम्स्टेक और सार्क, उसमें रोल है। गैस पाइपलाइन, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, इसको स्टैब्लिश किया गया है, लास्ट 4 पैराग्राफ। फिर ब्रिजेस, क्रॉस बॉर्डर रोड, डायरेक्ट रेल सर्विस, भाई अयोध्या टू जनकपुर, इसमें टॉक अबाउट प्रोसेस फॉर नेपाली रेसिडेंट टू ऑब्टेन आधार कार्ड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेपाली रेसिडेंट का भी आधार कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, तो कर सकते हैं तो। नेक्स्ट, इंडिया नेपाली था ना जिसमें बात था मैत्री और एक्साइज मैत्री, नहीं नहीं नहीं। मित्र, हाँ मित्र, जो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है देख लेंगे अच्छा। नेक्स्ट। मित्र शक्ति, और श्रीलंका था, इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका। Sanctuary on fire, relation for Uttarakhand forest is that villains who know the area don't help the government because they don't have the incentive to do so. तो इससे बात हो रही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इंक्लूड करना चाहिए विलेजेस, बिकॉज वो बहुत स्मॉल कॉस्ट है, क्योंकि वो वहीं पर रहते हैं, उनको पता है टेरेन, पता है उनको, पता है क्या चीज कारण होता है, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं वो गवर्नमेंट को, तो इसमें आ जाता है। जॉइंट फॉरेस्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, उनका रोल हो गया। फिर जो ग्राम सभा है पैसा, उनका रोल हो गया। वही बात कर रहे हैं नेशनल कि एयरफोर्स। लोकल गवर्नमेंट का यूज करना चाहिए, लोकल एक्सपर्टीज, टोपोग्राफी उनको पता है। एंड जो चेयर एंड पाइन लोकल, ट्रीज है, उनकी जो लीव्स है उसको लाइफ स्टॉक के लिए यूज करना चाहिए एज फॉडर। लाइफ स्टॉक हो गया, उनको फिर एथेनॉल में यूज कर सकते हैं, या फिर उसको कुछ और भी बना सकते हैं, पाइन नीडल्स इसको बोलते हैं, टेक्सटाइल बन सकता है उससे। एंड ऑल्सो तो लोकल इन्वायरमेंटल सर्विसेज बनाने की हम बात कर रहे थे, ताकि जो एमएसपी क्रिएट कर दो, चीर पाइन के लिए एमएसपी, अब लोकल अब कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इनकम जनरेशन हो सकता है, कलेक्ट करेंगे तो पाइन पाइन जो है उनका कम हो जाएगा वहां पर ओवरऑल, तो फिर आप इट बिकम्स, वो ऑलरेडी वो फायर प्रूफिंग हो जाएगा इनडायरेक्टली, बिकॉज लोकल पाइन कलेक्ट करके बेच सकते हैं उसको फॉर अदर पर्पसेस। एंड ऑल्सो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो फायर फाइटर्स वर्क करते हैं डेली वेजेस पे, वो काम करते हैं, उनके पास भी सफिशिएंट रहता ही नहीं है। नो फायर रेजिस्टेंट क्लोथ्स आर अवेलेबल, कोई मास्क या हम्म फिर ऑक्सीजन के लिए भी अवेलेबल नहीं होता। तो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स भी लेने चाहिए उनके लिए, ताकि और लोग आके जुड़ पाए एक्शन प्लान्स के अंदर। हम्म कोट ऑन क्लाइमेट राइट एंड हाउ इंडिया कैन इन्फोर्स इट। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा रिगार्डिंग की राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट, आपको जो इम्पैक्ट पड़ रहा है फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, उसके अगेंस्ट भी राइट है।
आर्टिकल 21 के अंदर में 14 राइट टू इक्वालिटी है। तो ओवरऑल कैसे हम लोग फाइट कर सकते हैं? तो ये तो हो गया जुडिशियल इंटरवेंशन, लेकिन इसमें इंडियन कंटेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो ओवरऑल हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप हो गया, सपोर्टिव रेगुलेटरी इन्वायरमेंट से कार्बन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, कैंपा फंडिंग, गिविंग इंसेंटिव टू द प्राइवेट सेक्टर, कार्बन एमिशन ट्रेडिंग, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, CER सर्टिफिकेट का हो सकता है, सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी, फिर कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट, जैसे मिस्टी हो गया मैंग्रोव्स के लिए, ट्रांसपेरेंसी, अवेयरनेस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, एक्सपर्ट कंसल्टेशन, मेन स्ट्रीमिंग द क्लाइमेट चेंज अक्रॉस डाइवर्स मिनिस्ट्री। तो क्लाइमेट बजटिंग, जैसे ग्रीन बजटिंग होता है वैसे क्लाइमेट बजटिंग भी कर सकते हैं, कि आप क्लाइमेट सस्टेनेबल कितने आपके बजट हैं ओवरऑल जो वहां पर यूज हो रहा है। टाइमली टारगेट रिपोर्टिंग अगेंस्ट दिस इश्यूज, फेडरलिज्म का पैक्ट भी है, क्योंकि हर बार हम लोग टॉप डाउन मैकेनिज्म यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ऊपर हम लोग पढ़ लिए फायर सेफ्टी में, लोकल लेवल पर आपको ग्राम सभा से लेकर के स्टेट म्यूनिसिपैलिटी को यूज करना पड़ेगा। हर एक म्यूनिसिपैलिटी का अपना एक्सपर्टीज है, उनको पता है कि उस जगह पर और उस म्यूनिसिपैलिटी के लिए क्या करना चाहिए। तो एक बेसिक कंपटीशन कर सकते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो इसमें एग्जांपल कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो सकता है एट अ वेरी म्यूनिसिपैलिटी लेवल। थर्ड टीयर, उससे क्या होगा, जो सबसे अच्छा क्लाइमेट बजटिंग कर सकता है या फिर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो उनको फंडिंग ज़्यादा मिले, ऐसा कुछ इंश्योर करा सकते हैं। पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग लोकल लेवल, तो ये सब। एंड ऑल्सो तो जैसे एग्जाम रंजीत सिंह जजमेंट है, इसको वो लिख लें, क्लाइमेट चेंज एंड यूके का भी एम्पियर। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जैसे कि 5 ईयरली नेशनल कार्बन बजट वो बनाते हैं, जिनके अकॉर्डिंग फिर एक्शन प्लान्स को हम आगे बना सकते हैं, अप्रोच सेट कर सकते हैं। हाँ, तो 5 ईयर प्लानिंग, क्लाइमेट प्लानिंग कर सकते हैं, 5 ईयर क्लाइमेट प्लानिंग। हम्म। रादर देंगे 2030 तक पूरा होगा, 2030 तक पूरा होगा, 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। अभी शॉर्ट टर्म प्लानिंग होना चाहिए, और जो स्ट्रैटेजिक तो आप सोच रहे लॉन्ग टर्म, लेकिन शॉर्ट टर्म 5 ईयर्स, 5 ईयर प्लानिंग था, वैसे 5 ईयर क्लाइमेट प्लानिंग कर सकते हो। असेसमेंट रिव्यू ऑफ द प्रीवियस प्लानिंग एंड विजन फॉर द नेक्स्ट प्लानिंग। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस चैलेंजेस है, नॉट ओनली अबाउट तमिलनाडु, ये केरला का भी दिखता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है रिगार्डिंग चेन्नई मेट्रो फीस। अलग अलग कहाँ कहाँ पर है, फाइनेंस फ्रंट पे नेचुरल डिजास्टर हुआ, उन्होंने मांगा कि 20,000 करोड़ और 37,000 करोड़, लेकिन सिर्फ 276 करोड़ मिला। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स से 115 और 160 करोड़। तो इसमें इसको बोला जाएगा कि एक डिजास्टर बॉन्ड बना सकते हैं या रिकंस्ट्रक्शन बॉन्ड स्टेट इशू कर सकते हैं, और बोलेंगे कि 10 साल के अंदर में धीरे धीरे लौटा देंगे, ऐसा बॉन्ड। इसका रेट बहुत कम रहेगा। और नेक्स्ट था इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें सिर्फ 1.5 लाख है अगेंस्ट तमिलनाडु 7.5 लाख और 13 लाख। भाई बहुत ज़्यादा है। हाउसिंग यूनिट फार्मर्स 72,000 करोड़, 70,000 रुपीज पर हाउस, बहुत ज़्यादा है 7.5 लाख पर हाउस के लिए। नेक्स्ट, एजुकेशन बैक टू द स्टेट लिस्ट करना चाहिए, क्वेश्चन उठता है। पहले कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड हुआ था, पहले फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया पहली बार 1935 के अंदर, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर डाला गया था, स्टेट लिस्ट में बाद में बन गया पार्ट।
फिर कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग द स्वर्ण सिंह कमेटी जो फंडामेंटल ड्यूटीज को बोले थे इंक्लूड करने के लिए, उन्हें रिकमेंड किया कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डालिए। उससे सरकार दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर सकते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट फेमस है 1976 का, दे शिफ्टेड एजुकेशन फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में बस ये होता है कि स्टेट पार्टी और नेशनल दोनों अगर काम करते हैं तो नेशनल गवर्नमेंट के पॉलिसीज वो सुप्रीम रहेंगे। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में कंसल्टेशन किया जाता है विद स्पेसिफिक स्टेट्स। इन साउथ अफ्रीका एजुकेशन गवर्नमेंट टू नेशनल डिपार्टमेंट, एक स्कूल और एक हायर। वे फॉरवर्ड क्या है, आप कॉन्करेंट लिस्ट में है लेकिन एक यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी, सिनर्जी बिटवीन स्टेट एंड स्टेट्स, वन साइज फिट्स ऑल ये फिजिबल डिजायरेबल नहीं है। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के अंदर में 6.25 लाख करोड़ है। इसमें से सेंटर का एक्सपेंडिचर सिर्फ 15% है, 85% स्टेट का है। तो एक्सपेंडिचर ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करना चाहिए। फिर करप्शन का इश्यूज है इसके अंदर में। एनटी और एनईटी देखा गया कि ओवर सेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है कि इशू खत्म होगा। टेलर मेड सिलेबस होना चाहिए। टेस्टिंग एडमिशन फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेशनल कोर्स इन मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। नेशनल मेडिसिन कमीशन यूजीसी एआईटीसी। तो इसमें वी कैन, बस मैं यही बताना चाहूंगा कि जो सेंट्रल लेवल पे इंस्टीट्यूशन है उसमें अगर एडमिशन लेना है तो भाई सेंट्रल लेवल पे एग्जामिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि डीयू में एडमिशन हो और केरला की तरफ से 100 परसेंटाइल मिले और सबको वहीं के लोग चल जाए। तो ये क्वेश्चन उठाता है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल होना चाहिए। स्टेट का आपको बोर्ड में जाना है तो स्टेट बोर्ड यूज करें, लेकिन सेंट्रल है तो यूपीएससी भी कंडक्ट कराते हैं एग्जाम प्रीलिम्स, आईआईटी भी जेई कराते हैं। आज तक पेपर लीक का इशू नहीं हुआ। तो यहाँ सिर्फ पेपर लीक का इशू एनईटी के एग्जाम को लेकर के आप पूरा का पूरा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे यूनिफॉर्मिटी इन सिलेबस और कोर्सेज रहते हैं। अब यूजीसी नेट और जो सीएसआर एनईटी सब सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के लिए, तो उसके के लिए होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ज्यादा। नेक्स्ट, इंडिया न्यूज क्रिमिनल लॉ, बीएनएस भारतीय न्याय सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और साक्ष्य संहिता, साक्ष्य अधिनियम, हाँ, और न्याय संहिता तीनों इंट्रोड्यूस हो चुका है आज से, कल से। तो उसमें अलग अलग एरियाज था। फॉर एग्जांपल इसमें कम्युनिटी सर्विस का इंक्लूड किया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट एनिमल और मेल इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। तो ये दिखाता है जेंडर न्यूट्रलिज्म अभी भी नहीं है और वे विमेन सेंट्रिक ज्यादा है। जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए क्राइम। दूसरा, इसमें बहुत सारे जो क्लॉजेस थे इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। एक कम्युनिटी सर्विस का प्रोग्राम किया गया, इसमें सेपरेट लिंचिंग के लिए प्रोविजन इंक्लूड किया गया। टाइमलाइन एंड प्रोसेस के बाद क्या है कि विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच से बढ़ करके कंप्लीशन ऑफ ट्रायल्स और टाइमलाइन के अनुसार होना चाहिए। ग्रे एरिया है रिगार्डिंग केदारनाथ सिंह सेडिशन केस, उस पर अभी तक चैलेंजेस इशू हुआ है। दूसरा वो बात कर लिए 377 आईपीसी, एनिमल और और मेल दोनों के ऊपर अभी क्रिमिनलाइज नहीं किया गया, नॉन कंसेंसुअल सेक्स। दूसरा सबसे जो हाईलाइट हुआ इस बार कि अगर डिसीटफुल अगर प्रॉमिस किए मैरिज के अकॉर्डिंग कि मैरिज करना है किसी आप महिला के साथ और आप बोले कि नहीं करना है तो आपके ऊपर चार्ज लग जाएगा और आपको 10 साल की सजा भी हो सकता है उसमें। तो दिस शोकेसेस कि कितना आर्बिट्री हो सकता है ओवर, कि प्रूफ कैसे रहेगा कि वो डिसीटफुल बोला या फिर वो प्रॉमिस किया नहीं किया। तो रादर देन जो नॉन कंसेंशुअल रेप का बात ही नहीं हो रहा है, सिर्फ ये प्रॉमिस का बात हो रहा है यहाँ पर। तो कुछ कुछ चैलेंजेस इसमें। और 15 ईयर लिमिट जो चैलेंजेस था रिगार्डिंग पॉक्सको, उसमें भी एक्सेप्शन लाया गया।
IPC has carved out only one exception for marital rape, including intercourse with wife who is less than 8 years of 15 years. लेकिन पॉक्को में लाया गया 15 to 18 के बीच में, वो IPC के अंदर में आएंगे. अन्याय मॉब से लिंचिंग, हेट क्राइम, स्पीडी ट्रायल का बात किया गया. फेक न्यूज को भी क्रिमिनलाइज किया गया है न्याय संहिता के हम्म. अंदर। और भारतीय साक्ष्य एक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात की गई है कि उनके साथ अगर टैम्परिंग होती है तो सर्च करते हुए, सीजर करते हुए या फिर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के अंदर, तो उसको भी ढंग से क्लासिफाई किया गया है इसके अंदर। और दूसरा कि इसमें बोला गया है कि फोरेंसिक का इंपॉर्टेंस होगा, फोरेंसिक एज अ सेकेंड यूज किया जाएगा रिगार्डिंग प्रूफ एविडेंसेस. नेक्स्ट, कैसे कर रहे हैं हम लोग? तो ऑपरेशन ट्रेनिंग होना चाहिए, लाबसना कोर्सेज IAS IPS जुडिशियल ऑफिसर के लिए, फोरेंसिक लैब्स, WCD वेब वेबिनार, ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना एक बार. पब्लिसिटी अवेयरनेस, स्टेट कैपिटल में वार्तालाप, पार्टिसिपेशन, मीडिया, टेक अपग्रेडेशन, CCTNS, ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, वीडियोग्राफिंग, जुडिशियल हियरिंग, क्राइम सबका मॉनिटरिंग करना, ऑनलाइन वेब पोर्टल होगा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पुलिस, 440,000 प्रश्न, पूरा इसको डाल देना, इंपॉर्टेंट है जुडिशियल क्रिमिनल जस्टिस के लिए. वेबिनार हो, कैपेसिटी डेवलपमेंट हो गया, मास्टर ट्रेनर कोर्स हो गया, लीगल अफेयर डिपार्टमेंट, कर्मयोगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कंप्रेहेंसिव गाइडलाइन, IGOT सबके किया जा रहा. नेक्स्ट है एयरपोर्ट ऑन द वे, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल हब राइजेस. तो तमिलनाडु में न्यू कंस्ट्रक्शन होशोर में बना है, होशोर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया है. तो यहाँ पर MSME अलग अलग एरियाज में आएंगे, अशोका लेलैंड, गैब्रियल, टाइटन वॉच एक्सेट्रा वहाँ बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे. रोबो इन्वेस्टमेंट सिटी इसको इंक्लूड किया गया. होशोर कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लेस देन 2 BHK, 10,000 12,000 रेंट मिल रहा है, सब चीज़ है उसमें, अलग से अथॉरिटी पे हुडा. तो न्यू सिटी इस्टेब्लिश हो सकता है बेंगलुरु के बगल में. तभी होशूर में आ रहा है. मैप देख लो एक बार, सही है. एक तरह का नोएडा से डेवलप हो जाएंगे, और क्या, होशूर साउथ के नोएडा. नेक्स्ट, स्टैंडिंग टूरिज्म, दीन दयाल होम स्टे. होम स्टे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कोटा बेस्ड टूरिज्म की बात है. इनहांस कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एडवेंचर, प्री वेडिंग डेस्टिनेशन इसको प्रमोट कर सकते हैं. टूरिज्म पॉलिसी में सस्टेनेबल अप्रोच, फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्रेकिंग दिख ही नहीं रहा. एयर कनेक्टिविटी, होम स्टे प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, ये क्या है? म्यूटेशन हो रहा है, नॉर्थ मन इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट करो, इसमें नीचे परपेचुअल मोशन मतलब लगातार मोशन करते रहना, रुकना नहीं, लेकिन पॉसिबल नहीं है ऐसा क्योंकि एनर्जी ऑलवेज डिसिपेटेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो हीट लॉस होता है, तो कभी पॉसिबल नहीं है परपेचुअल मोशन रहे, हमेशा एनर्जी लॉस होता है.